नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। कल थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो जाने के कारण वीडियो नहीं बन सका था, तो उसी के एवज में आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 26। इससे पहले 1 से 25 सेट हम लोगों ने देखा है पूरे विस्तार के साथ, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा सब हम लोग 100 सेट देख लेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये बुक और इस तरह से जो हम लोगों ने वीडियो देखे हैं ये बहुत ही फायदे हुए हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, और प्रश्न है निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो ये झील क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। झील हो गए, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, घास के मैदान हो गए, ये सारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। खेत, बांध, पार्क, बगीचा, ये सारे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। तो स्वपोषी घटक कौन होते हैं? पादप। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है किसमें? तो जैविक घटक में। जो क्रमशः जैविक घटक क्या होते हैं? तो जैविक घटक स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी। स्वपोषी को हम लोग उत्पादक कहते हैं, स्वपोषी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। परपोषी को उपभोक्ता कहते हैं, और मृतपोषी को अपघटक कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? तो पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर, पराबैंगनी किरण से त्वचा कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और पराबैंगनी किरणों से हम लोगों को ओजोन परत बचाती है। कौन बचाती है? ओजोन परत बचाती है, जो समताप मंडल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? समताप मंडल में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन नहीं है? तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण कौन कौन हो गए? तो जलवाष्प। कौन? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, CO2, CH4, O3 और नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ये ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए सर्वोत्तम है? तो कौन सा सर्वोत्तम है? तो सौर सेल। ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण के अनुकूल और कौन कौन से? तो पवन ऊर्जा, नेचुरल गैसेस, ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं, देख लेते हैं। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। बाकी जैव ईंधन मक्का से बनता है, ये सही है। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, ये भी सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर नाम है माउंट किलिमंजारो स्थित है, तो ये किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे ऊंची लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रृंखला, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकगुआ। क्या नाम है? एकांकगुआ नाम है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। और ये किस देश में? तो ये चिली और अर्जेंटीना में स्थित है। अच्छा, आप लोग बताएं उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। इसकी ऊंचाई है 6194 मीटर, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये अलास्का में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अलास्का में पड़ता है। अच्छा, आप लोग बताएं यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूज। क्या नाम है? एल्ब्रूज।
एल्ब्रूज, जो रूस में है। किस देश में है? रूस में है। अच्छा, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी बताएं। तो अंटार्कटिका की एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, अंटार्कटिका की ऊंची चोटी का नाम। तो इसका नाम है विन्सन मासिफ। विन्सन मासिफ, इसकी ऊंचाई है 5140 मीटर। 5140 मीटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो हम लोग जानते हैं किस भाग में, तो ये तमिलनाडु राज्य में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे ही हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून इसे ही कहते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून, जो जून के पहले सप्ताह में केरल के तट से टकराता है और वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण तमिलनाडु में वर्षा कम होती है। और लौटते हुए मानसून, जो लौटते हुए मानसून है, इसका समय क्या होता है? तो ये जनवरी से फरवरी। जनवरी से फरवरी। अच्छा, आप लोग बताएं, उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा को किसके कारण वर्षा होती है? तो ये होती है दक्षिणी विक्षोभ के कारण। किसके कारण? दक्षिणी विक्षोभ के कारण या जेट स्ट्रीम के कारण। किसके कारण? जेट स्ट्रीम के कारण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है देख लेते हैं। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, ये आते हैं। कौन नहीं आते? बरमूडा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा बताएं, इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाब। कहाँ है? अदीस अबाब। सोमालिया की राजधानी कहाँ है? मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। अच्छा, जिबूती की राजधानी कहाँ है? तो जिबूती की राजधानी जिबूती है। और बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन है। बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है, यानी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काजू के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में चाय, कहवा, मसाला और काजू ये सारे उगाए जाते हैं। किस मिट्टी में? लेटराइट मिट्टी में। अच्छा, रेगुड़ मिट्टी में? तो रेगुड़ मिट्टी में कपास, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू, ये किस मिट्टी में? रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में क्या उगाए जाते हैं? तो धान, गेहूं, ये सारे जलोढ़ मिट्टी में। लाल मिट्टी में मोटे अनाज और दलहन किस में उगाए जाते हैं? लाल मिट्टी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन कब किया गया था? तो 1983 में। कब? 1983 में। ऑप्शन नंबर सी। 1960 में सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 1972 में, तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और शिमला समझौता हुआ। 1986 में तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1952 में। ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। अच्छा, आप लोग बताएं, एलआईसी की स्थापना कब हुआ? तो एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ। 1 सितंबर 1956 को हुआ। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ। 1 जुलाई 1955 को हुआ। आरबीआई की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ। 1 अप्रैल 1935 को हुआ। अच्छा, पीएनबी का स्थापना कब हुआ? तो पीएनबी का स्थापना 19 मई 1894 में हुआ। अच्छा, आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुआ? तो ये 1994 में हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को किसे कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? तो कृषि से जुड़े, आधारभूत। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आते हैं? विनिर्माण। और तृतीय क्षेत्र में बाजार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है?
तो ये स्थिर दाम पर मापा जाता है। किस पर मापा जाता है? स्थिर दाम पर मापा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने धन के निष्पादन को अनिष्टों का अनिष्ट यानी इविल ऑफ ऑल इविल कहा था? तो ये किसने कहा था? तो दादा भाई नेरोजी ने कहा था। किसने कहा था? दादा भाई नेरोजी ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय तो देख लेते हैं राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय एनएनपी में अप्रत्यक्ष कर घटाते हैं और इमदाद को जोड़ते हैं, तो इससे हम लोग राष्ट्रीय आय निकालते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय आय होता क्या है? राष्ट्रीय आय क्या होता है? किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। अच्छा, एनपीपी आ गया है, तो एनपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो हम लोग जानते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर बी। और ये अनुच्छेद 39 में वर्णित है। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 39 में वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो ये महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में है। किसमें है? 76 में है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अच्छा, वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है? तो 16वें नंबर के बने हैं, वो हैं आर वेंकटमणि। आर वेंकटमणि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया? तो केवमा संविधान में यह प्रावधान किया गया था? तो 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन में। अच्छा, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? तो अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया था। क्या चीज? तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया गया था। 89वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ये 2003 में लगा था। तो अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या, इसमें कहा गया कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या 15% होगा। कितना होगा? 15% होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53 में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 52 कहता है भारत में राष्ट्रपति का पद। 53 कार्यपालिका संबंधी शक्ति। 54 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में क्या है? तो निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति पद का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में क्या है? दोबारा निर्वाचन। अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यता। अच्छा, महाभियोग 61 में और क्षमादान अनुच्छेद 72 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? तो ये 2 बार। एक वर्ष में कम से कम कितना बार होना चाहिए? 2 बार। अच्छा, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। कौन कौन से सत्र होते हैं? तो पहला होता है बजट सत्र। बजट सत्र जो सबसे लंबा होता है, ये फरवरी से लेकर मई तक, फरवरी से मई तक बजट सत्र। उसके बाद होता है मॉनसून सत्र। मॉनसून सत्र
ये जुलाई टू अगस्त, जुलाई से स्टार्ट होकर अगस्त तक। उसके बाद होता है शीतकालीन सत्र। क्या होता है? शीतकालीन सत्र, जो नवंबर टू दिसंबर चलता है। देख लेंगे, बजट के 3 सत्र होते हैं, सॉरी संसद में 3 सत्र होते हैं। तो कौन कौन सा? बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना आवश्यक है, कितना से? तो ये संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है वी.आर. मेहता को। किसे कहा जाता है? वी.आर. मेहता को। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारत में सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ये राजस्थान के नागौर में शुरू हुआ था। शुरू कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अच्छा, आप लोग बताएं, पंचायतों के लिए निर्वाचन में न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। कितनी है? 21 वर्ष। अच्छा, भारत के कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो कौन कौन राज्य में नहीं है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली। ये 4 राज्यों में, 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पंचायती राज लागू नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ? तो ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। इसके द्वारा बजट पर भी बहस करने का अधिकार दिया गया। बजट पर बहस करने का अधिकार। अच्छा, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ था? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला और कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ था। 1919 के भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और सिखों, आंग्ल समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था। अच्छा, 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? तो इसमें भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई और राज सचिव की नियुक्ति की भी व्यवस्था किया गया था। राज सचिव की नियुक्ति की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। इसी के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन का एक वायसराय को नियुक्त किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। किसकी देन है? फ्रांस की देन है। अच्छा, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना देश भारत का है। किसका है? भारत का है। सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। किसका है? मोनाको का है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था राजराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम ने करवाया था। अच्छा, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अच्छा, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। कृष्णदेव राय की 2 पुस्तकें हैं, अमुक्त माल्याद और जामवंती कल्याणम। ये किसकी पुस्तक है? कृष्णदेव राय की। कनिष्क जानते, इसी के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सल्तनत काल में सबसे अधिक किस वंश का काल था? तो वो तुगलक वंश का था। यहाँ प्रश्न है कि किस शासक का साम्राज्य सबसे ज़्यादा समय तक रहा? तो ये रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसे
स्वप्नशील रक्त पिपासु भी कहा गया है। इन्होंने अमीर कोही नाम का एक विभाग की स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया। दिल्ली से कहाँ ले गया? दिल्ली से देवगिरी ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अच्छा बताया, क्वेश्चन एक आया हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन साधु को सम्मानित किया था? तो वो जैन साधु था जिन प्रभु सूरी। क्या नाम था? जिन प्रभु सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूनी ने क्या कहा था? तो इनकी मौत के पर बदायूनी ने कहा था, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों की। किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जजिया था, जबकि मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या था? तो मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था जकात। क्या था? जकात, जो मुसलमानों से लिया था। उस्र क्या था? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। उस्र क्या था? मुसलमानों से लिया जाने वाला राजस्व या भूमि कर था। खराज क्या था? खराज क्या था? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर या राजस्व कर था। खराज क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला। जजिया था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। जकात था मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। उस्र था, उस्र क्या था? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला राजस्व कर। और खराज क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला राजस्व कर। चारों याद रखेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। यानी शाहजहां के शासनकाल में देख लेते हैं, बर्नियर, ट्रेवनियर, मनुची, बारबोसा। उपयुक्त यात्रियों में से कौन शाहजहां के काल में नहीं आया था? तो हम लोग जानते हैं कौन नहीं आया था, बारबोसा नहीं आया था। तो इसका आंसर हो जाए केवल सी नहीं आया था। बर्नियर, मनुची, ट्रेवनियर, बर्नियर, मनुची, ट्रेवनियर और पीटर मुनी, ये चार किसके काल में आए थे? शाहजहां के काल में। इसे हम लोग देख लेते हैं अच्छा से। अकबर के काल में कौन आए थे? तो अकबर के काल में कौन से आए थे? तो अकबर के काल में एंथोनो मोरेरेत, रॉल्फ पिंच, ये किसके काल में आए थे? अकबर के काल में आए थे। जहांगीर के काल में कौन आए थे? तो जहांगीर के काल में आए थे विलियम हॉकिंग्स, एडवर्ड टेरी और थॉमस कोयर्स और फ्रांसिस्को पॉलसॉट, ये जहांगीर के काल में आए थे। इसमें जो था बारबोसा, ये बारबोसा जो है, ये बारबोसा डाइंग पायस, ये केडीआर कृष्णदेव राय के समय में आए थे। किसके समय में? कृष्णदेव राय के समय में आए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख राजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो देवराय द्वितीय। किसे? देवराय द्वितीय को। ऑप्शन नंबर बी। देवराय प्रथम ने क्या किया? तो देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। देवराय द्वितीय सबसे प्रतिभाशाली शासक था। देवराय द्वितीय ने 2000 मुसलमानों का भर्ती किया था। सबसे अधिक मुसलमानों का भर्ती कौन किया था? देवराय द्वितीय ने। कृष्णदेव राय, इसे हम लोग आंध्र भोज या आंध्र पितामह के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि प्रौढ़ देवराय किसे कहते हैं? प्रौढ़ देवराय किसे कहते हैं? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रौढ़ देवराय किसे कहते हैं? तब मल्लिकार्जुन को कहते हैं। किसे कहते हैं? मल्लिकार्जुन को कहते हैं प्रौढ़ देवराय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गिरनार अभिलेख में निम्न में से किस शासक से संबंधित? तो गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित। किससे संबंधित है? रुद्रदामन। प्रयाग प्रशस्ति लेख, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। भीतरी अभिलेख, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। तो शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय क्या है? तो पशुपत। ऑप्शन नंबर बी।
क्या? पशुपत। देखते हैं प्रश्न है, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो कितने वर्ष? 6 वर्ष। घर छोड़ा था 29 वर्ष की आयु में, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 30 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। अच्छा, महावीर स्वामी 14 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। 42वें वर्ष ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किन्हें? महावीर स्वामी को। चलिए देख, प्रश्न है, भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। यह कथन किसका था? यह कथन था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का। ऑप्शन नंबर ए, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का। इसी के नेतृत्व में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। भारत में क्रिप्स मिशन आया था किसके नेतृत्व में? तो क्रिप्स के नेतृत्व में। कब आया था? मार्च 1942 को आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। उसके सदस्य थे ये स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एपी अलेक्जेंडर, ये तीनों उसके सदस्य थे। वेवेल योजना लॉर्ड वेवेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें कहा गया था कि परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। इसी के बाद क्या हुआ था? तो शिमला सम्मेलन हुआ था। इसी के बाद शिमला सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 25 जून 1945 को। 25 जून 1945 को हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो प्रथम जन आंदोलन की बात है तो असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। नील आंदोलन, प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग भारत में किया था नील आंदोलन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। नील आंदोलन 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं हम लोग। नमक आंदोलन, तो नमक सत्याग्रह प्रारंभ कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। खत्म हुआ था 8 अप्रैल 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन यह 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर शीर्ष सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मिट्टी बचाओ आंदोलन प्रारंभ तो हुआ था महाराष्ट्र से। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ये मध्य प्रदेश में कब हुआ था? तो 1977 में मध्य प्रदेश में हुआ था। तवा नदी पे जो बांध बन रहा था उसके कारण उसके आसपास की भूमि दलदली हो जाती थी, जिसके कारण वहाँ पे मिट्टी बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश में। चलिए देखते। प्रश्न है, गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1937 में। 1937 में। कहाँ? ये फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजपुर में, जो महाराष्ट्र में। कहाँ? जिसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जिसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा गुजरात में है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 39 में फिर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे, जिसके बाद गांधी जी से मतभेद होने के कारण ये त्रिपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और उसमें इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन आता है, त्रिपुरी संकट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ये प्रदान किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो गांधी जी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अच्छा, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अच्छा, 1 मैन बाउंड्री फोर्स, ये गांधी जी को किसने कहा था? 1 मैन बाउंड्री फोर्स तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था?
वैलेंटाइन सिरोल ने, किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो ये यौगिक बनता है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी, इथाइल अल्कोहल। अच्छा, मीथेन अल्कोहल, इसका उपयोग क्या चीज़ में होता है? तो फॉर्मल्डेहाइड के निर्माण में मीथेल अल्कोहल का उपयोग होता है। इथाइल अल्कोहल का उपयोग किस में होता है? तो इथाइल अल्कोहल का उपयोग होता है शराब बनाने में। किस में? एसिटिक अम्ल, ये खट्टे पदार्थों से बनते हैं। खट्टे पदार्थों में जैसे नींबू संतरा में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, एथिलीन। इससे कृत्रिम विधि से फल पकाया जाता है। चलिए प्रश्न है रक्त कैंसर। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो वो समस्थानिक है कोबाल्ट 60। कौन सा? कोबाल्ट 60। आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74। इसका उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं। किसका पता लगाने में? ट्यूमर का पता लगाने में। लोहा 59 एनीमिया के उपचार में, लोहा 59 एनीमिया के उपचार में। सोडियम 24 इसका रक्त व्यतिकरण में, किसमें? रक्त व्यतिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? यानी सबसे शुद्ध कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइड, ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइड। अच्छा, भूरा कोयला किसे कहते हैं? एग्जाम में आया हुआ, भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट कोयला को। किसको? लिग्नाइट कोयला को हम लोग भूरा कोयला कहते हैं। अच्छा, कोयला आ गया है तो आप लोग बताएं कोयले के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो कोयले के उत्पादन में प्रथम राज्य है छत्तीसगढ़, जबकि भंडारण में है झारखंड। भंडारण में है झारखंड। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कोयला का कौन है? तो चीन है। कौन है? चीन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? तो नाफ्टा का सदस्य देश कौन नहीं है? तो ब्रिटेन नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए। नाफ्टा, नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसकी स्थापना हुआ था 1992 में। 1992 में। इसके इनके तीन देश सदस्य हैं। कौन कौन? तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। और अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष यानी ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? तो कौन सा? तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी। ये दोनों के मिश्रण में ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन नहीं है। जलवाष्प, CO2, CH4, NO2 ये सारे हरित गृह गैस आते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग जीवनदायी गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवनदायी गैस कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु नहीं दिखती है। कौन सी वस्तु नहीं दिखती है? नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। और इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो रेटिना के पीछे बनता है, ऑप्शन नंबर बी। जबकि अच्छा, दूरदृष्टि दोष उपचार के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। जबकि निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है और इसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। और इसके उपचार में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना है? तो 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो यह किसी भी ऊंचाई पर घूमता है, ये गलत है। ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। ध्रुव के ऊपर ऊंचाई पर घूमता है, ये भी गलत है। यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये जो भू स्थिर उपग्रह है
इसका घूर्णन गति, इसका परिक्रमण काल कितना होता है, तो पृथ्वी के गति के बराबर, यानी 24 घंटे में ये पूरे चक्कर लगाते हैं। ये पृथ्वी के जैसा ही पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर। यह विषुवत रेखा की सीधी रेखा में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है और ये इसीलिए हम लोग को स्थिर दिखता है। यह भूमध्य रेखा से सीधी रहता है, इसलिए यह हमें स्थिर दिखता है और इसे इसीलिए भू स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो समान चाल से जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे चलती है तो उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, तो वह पार्श्व तथा उल्टा होता है। अच्छा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा सीधा और आभासी होता है, छोटा सीधा और आभासी। जबकि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा उल्टा और वास्तविक होता है, बड़ा उल्टा और वास्तविक होता है। ये टर्म आप लोग याद कर लेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व और उल्टा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा सीधा और आभासी होता है, जबकि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा उल्टा और वास्तविक होता है। देखते हैं आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जल विद्युत उत्पादन जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह सिद्धांत है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सी ऊर्जा को किस में परिवर्तन करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये सेल हो गए यानी बैटरी हो जाते हैं। स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जल विद्युत संयंत्र में स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जबकि रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में अंतःदहन इंजन, जो अंतःदहन इंजन होते हैं वह रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। दोस्तों, ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सभी एग्जाम के लिए और जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। आप लोग पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में उसे कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में वह जो आपका डाउट है उसे हम क्लियर कर दें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर देंगे और ग्रुप में शेयर कर देंगे।